भी चाहिए होगा, अदरवाइज इंस्टॉलेशन इशू आएगा, कंपैटिबल नहीं होता है इसमें, समझ ना। तो अभी तो मेरे केस में नया ही है तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ लेटेस्ट ही, कोई इशू नहीं होगा। 9 नंबर की क्या है? सर 22 वाले में तो 22 वाले में तो 22 वाले में 9 तो हो जाएगा कंप्लीट। हाँ हाँ 22 तो मेरे पास भी वही है ना। राइट क्लिक करके ब्राउज पे जाते ना। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है? न्यू पैकेट। एसक्यूएल सर्वर, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। 2 हो गए। नंबर 3 क्या है? इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या है न्यू पैकेट? पैकेज के ठीक है, दूर इंस्टॉलेशन हो गया। कहाँ दिखेगा? डिपेंडेंसीज में, पैकेजेस में, ये देखो। पैकेजेस सर फ्रेमवर्क में हम कौन से जो फ्रेमवर्क है भी हमें फोल्डर बना हुआ है, जो फ्रेमवर्क से एक नाम का फोल्डर बना हुआ है फ्रेमवर्क, इसमें सर कौन से फ्रेमवर्क हम लोग ऐड करेंगे इन फ्यूचर, मतलब कुछ अगर ऐड करना है तो इसमें क्या करेंगे? क्या बनाओ? अगर इसमें क्या करते हैं फ्रेमवर्क में, इसमें तुम अभी करंट वर्जन दे रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहा भाई है? इसमें जो तुम इंस्टॉल करोगे ना पैकेज, इसमें उसकी लिस्ट होती है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। पैकेज के ऊपर जो फ्रेमवर्क हाँ, इसमें ये फ्रेमवर्क ना, जी। इसमें तो तुम्हारा ये कोर का फ्रेमवर्क बताता है कि भाई इसमें तुम्हारा जो एसडीके इंस्टॉल्ड है वो एसडीके की लिस्ट है। और जो कुछ हार्डवेयर नहीं होगा। इसमें तो डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ नहीं करना है। ओके स्टॉक तो डिपेंडेंसी में करना है, सारे फोल्डर्स को चाहिए। डिपेंडेंसीज में नहीं होगा। अगर तुम न्यूगेट कुछ भी इंस्टॉल करोगे ना तो केवल डिपेंडेंसीज में ही जाता है वो, कहीं नहीं जाएगा वो, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, इसे बंद कर दें। अब इतना काम तो मेरा हो गया। क्या करना है? इंस्टॉलेशन तो हो गया। अब आपके पास कुछ स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशन के बाद, वो फॉलो करना है। ध्यान से देखना स्टेप और फॉलो करना, ठीक है। नंबर 1 स्टेप क्या है? सबसे पहले मॉडल में जाओगे और आप एक मॉडल बनाओगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, डेटाबेस का इंटिग्रिटी और कम्युनिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको हम जनरली कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता, मान लो एप्लीकेशन डीबी, ये नाम मैंने दे दिया, ठीक है। और ये बेसिकली एक्चुअल में ये तो क्लास है, लेकिन अब यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क की एक बेस क्लास है जिसे मुझे इनहेरिट करना है और डेटाबेस से मैपिंग का जो काम है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। इस क्लास का नाम होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम है? डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप इसका रेफरेंस यूज करेंगे, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर अवेलेबल होता है, तो उसका रेफरेंस ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है? आपको इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए क्या करोगे? अपनी क्लास का आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे पहले तो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या यूज करना होता है? बेस, ठीक है। अब बेस में हमें करना क्या है? एक्चुअल में बेस में करना यह है, यहाँ पर एक ऑप्शन पास होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। और इसके अंदर आपको अपनी ये पर्टिकुलर ये जो क्लास है जो आपने बनाया है यहाँ पे, इसे यहाँ पे पास करना है। और इसका एक प्रॉपर्टी बनेगा
इट मे बी ऑप्शंस, और इसे ही आपको क्या करना है, बेस में। ये एक लाइन का कोड है, इसमें क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल किया अपनी क्लास का, और उसके थ्रू हमने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि सारा जो रिस्पांसिबिलिटी है डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की, बाकी चीजों को, वो इस बेस क्लास की, हमारी क्लास कुछ नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन पास करना होता है, और उस ऑप्शंस में हम अपनी सेम क्लास को क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। इट्स काइंड ऑफ प्रोवाइडेड, ठीक है। ये काम होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, ये काम करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिंपली मैपिंग का काम करना पड़ेगा, आपके ऑब्जेक्ट को और आपके डेटाबेस। ऑब्जेक्ट का डेटाबेस में मैपिंग करनी पड़ेगी। कैसे मैपिंग होगी, पब्लिक डीबी सेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास हमारे पास क्या थी, ब्लॉक्स थी, ब्लॉक्स गेट सेट, ठीक है। सिमिलरली एक क्लास और थी मेरे पास, बुक्स की मैपिंग कर दो, ठीक है। ये दोनों की मैपिंग हो गई, ठीक है। ये मैपिंग क्या होती है, ये मैपिंग है कि आपका जो मॉडल है, यहाँ पर जो मॉडल ऑब्जेक्ट है, द सेम ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस के अंदर ये सेम ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जब आप एक्चुअल माइग्रेशन परफॉर्म करोगे तब। सेम नेम सेम डीबी सेट क्या है? सेट किया जा रहा डेटाबेस में। क्लियर है ये? डीबी सेट का यूज हो रहा है कि डेटाबेस में इस नेम का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि हम क्या कर, ये एंटिटी नोड क्या कर रहा है, ओआरएम मैप करता है आपका, तो आपके ऑब्जेक्ट को आपके डेटाबेस टेबल से मैप कर देता है। ये मैपिंग का काम यही से होती है, डीबी सेट करता है, ठीक है। ये डीबी सेट मैप करेगा। यहाँ पर जो जो आपने मॉडल, भाई हमने एक क्लास के अंदर 10 मॉडल बनाए, आई मीन एक एप्लीकेशन के अंदर जरूरी थोड़ी है कि 10 मॉडल 10 टेबल बनाएंगे। हमें जिस मॉडल का टेबल बनाना है उसको हम डीबी सेट में क्या करेंगे, मैप कर देंगे। तो जो मॉडल हम डीबी सेट में मैप करेंगे उसका अपने आप डेटाबेस में क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। सुनेगा? जैसे यहाँ पर मैंने 3 बनाए थे, ब्लॉक्स, बुक्स और रैपर बुक्स बनाया था। भाई ब्लॉक बुक का मुझे टेबल बनाना है, लेकिन रैपर बुक का नहीं बनाना है, वो हमारे व्यू पर्पस से है, वो मर्ज मॉडल मेरा है, तो मैंने उसको नहीं दिया इसमें, हमने डीबी सेट में 2 ही दिया, ठीक। अब एक स्टेप आपका कंप्लीट यहाँ पर होता है। अब बात आती है दूसरे स्टेप की, नेक्स्ट स्टेप। ये एक स्टेप आपका यहाँ पर डन, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको डेटाबेस कनेक्शन आपको रखना होगा या सेट करना होगा। अब डेटाबेस कनेक्शन कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें एक ब्लैंक डेटाबेस बना लेना है पहले। तो मैं एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करके एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं अभी अपना सारा ऑब्जेक्ट मैप करने वाला हूँ। टेबल ओके, डेटाबेस नेम क्या होगा? जो देंगे अभी देंगे ना आगे। यहाँ डेटाबेस दे देंगे, ये डेटाबेस आप क्लियर है? अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्रिएट डेटा करते हैं, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, फर्स्ट वेब डेटा, नाम क्या दे दें इसका, फर्स्ट वेब EF कोड, ठीक है। EF कोड F5 डेटाबेस बन गया, गुड। अब इस डेटाबेस को मुझे कनेक्शन चाहिए होगा। कनेक्शन कैसे लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन में, सिंपल है, व्यू में जा ले, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास एक आता है सर्वर एक्सप्लोरर, व्यू में जाओगे, सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक करोगे डेटा कनेक्शन पे, और यहाँ पे क्या करोगे, ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन में यहाँ सर्वर का नेम दे दो। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ सर्वर का नेम होगा, रिट्रीव होके आ जाएगा। सर्वर का नेम क्या होता है, ये नाम जो आप यहाँ कनेक्ट समय देते हैं, ये नेम, ठीक है। इसे कॉपी कर लो चाहे तो यहाँ से, ये नेम आपको यहाँ पर देना है। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और ये नेम यहाँ दे देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ दिया, इस सर्वर में जो डेटाबेस बने होंगे यहाँ लिस्टेड हो जाएंगे। इसमें एक बार कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं।
अच्छा यहाँ पर एक SSL की रिक्वायरमेंट है, टच सर्वर सर्टिफिकेट पे चेक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो सारे डेटाबेस की लिस्टिंग आ गई। अभी मैंने जो डेटाबेस बनाया वो ये क्या था, यहाँ पे EF कोड DB था, ये बनाया था ना, EF कोड DB यहाँ लिस्टेड हो गया। बस सेलेक्ट करो और क्या करो, ओके तो ये कनेक्शन आपका यहाँ पे हो गया। ये मान यानी कि ये SQL सर्वर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। अब इसका कनेक्शन स्ट्रिंग राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी पे जाओगे, यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, इसको आपको कॉपी करना है। इसे मैं नोटपैड ले चलता हूँ, पहले ये पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये क्या चीज है, जरा सोचे तो डेटा सोर्स है ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है व्हाट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। पूछा जाता है व्हाट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द पार्ट ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। फिर उसमें से कोई एक पार्ट पूछ लिया जाता है जिसका यूज बताओ क्या होता है, इसको लगाओगे तो क्या होगा, नहीं लगाओगे तो क्या होगा, हाँ। ये सारी कहानी इससे बनती है, क्वेश्चंस बनते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को जनरली डिफाइन क्या कर सकते हैं हम, एप्लीकेशन को डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस सर्वर की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, दैट इज की वैल्यू पेयर, जस्ट लाइक डेटाबेस सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, जस्ट लाइक ऑल द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड एज अ स्ट्रिंग इन की वैल्यू पेयर। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, की वैल्यू पेयर में होती है, उसे ही कनेक्शन स्ट्रिंग बोला जाता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो डेटा सोर्स क्या डिफाइन कर रहा है, डेटाबेस सर्वर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभी लोकल है तो आपका मशीन का नाम जो सर्वर का नेम है, लाइव होगा तो यहाँ पर डोमेन नेम आ जाएगा या फिर आईपी एड्रेस आ जाएगा, जिस आईपी का डेटाबेस का आईपी, जो भी डेटाबेस का आईपी होगा, ठीक। Initial catalog define the database name. What is the database name? This one, initial catalog. Integrated security means that it should enable the internal security. Yes, true. Trust server certificate, it works with SSL. Yes, true. ठीक है। तो अगर आपका एप्लीकेशन SSL पे चल रहा है यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर यूज कर रहा है, तो the property should be true. ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। अगर आपका लाइव डेटाबेस है, ठीक है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो यूजर नेम पासवर्ड को। देखो SQL सर्वर में क्या होता है कि अगर आपका SQL सर्वर विंडो ऑथेंटिकेशन से चल रहा है तो आप उसमें डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड नहीं देते कनेक्ट करते समय, क्योंकि विंडो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका जो ऑथेंटिकेशन होता है आपके ऑलरेडी कंप्यूटर से हो चुका होता है, यानी कि यूजर से, कंप्यूटर के यूजर से हो चुका होता है विंडो ऑथेंटिकेशन। वहीं पर अगर आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा उस केस में, आपका यूजर नेम, डेटाबेस सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। तो अगर मैं रियल डेटाबेस को यूज करूं तो उसमें मैं बिना यूजर नेम पासवर्ड के डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कोई भी रियल टाइम डेटाबेस यूज करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, मैंडेटरी है, बिना उसके कनेक्टिविटी नहीं होगी। विंडो ऑथेंटिकेशन में हमें नहीं देना पड़ता है, रीजन क्योंकि पहले से प्री ऑथेंटिकेटेड होता है, ठीक है, हमें यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप यहाँ पे रियल टाइम में कोई भी क्लाइंट का डेटाबेस यूज करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड भी इनके साथ बढ़ जाएगा। जैसे ये सारी प्रॉपर्टी है वैसे यूजर नेम और पासवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी वो किसी केस में फॉल्स होगी क्या, या ये ट्रू, लाइक ट्रू है ये ट्रू ही रहेगा। वैसे तो फॉल्स हो सकता है इस केस में अगर आप डेटाबेस की सिक्योरिटीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रिकमेंडेड हमेशा होता है सिक्योरिटी इनेबल करके रखना आपको होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक जरूर पढ़ना अच्छे से कि एक एक पार्ट्स का क्या मतलब है, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। अब क्या करना है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को ले चलना है और आपको अपने एप्लीकेशन में स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करोगे इसको, इसके लिए हम यूज करते हैं अपनी app-setting.json, ये वाली फाइल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पहले से एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलता है, तो सिंपली क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स कोलन,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जेसन कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप कनेक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर माई कनेक्शन, आप कोई भी नाम दे दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाम लिख दीजिए। और कोलन करके अपना पेस्ट कर दोगे जो आपने कनेक्शन कॉपी किया। इसको करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मेरा कनेक्शन यहाँ पर बन गया। ये क्या कर रहा हूं मैं, केवल यहाँ पर मैं केवल कनेक्शन को स्टोर कर रहा हूँ। जो मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया है पूरा वहां से, जो मेरा कनेक्शन है वो मेरा यहाँ पर लाके मैंने कनेक्ट किया। कनेक्शन स्ट्रिंग सर की है। हाँ, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी की है, उसके अंदर देखो एक एप्लीकेशन में कई डेटाबेस कनेक्ट हो सकते हैं, तो यानी कई डेटाबेस कनेक्ट हो सकते हैं, तो कई कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन सकते हैं। भाई मान लो 4 डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूं अगर मैं एक एप्लीकेशन में, तो 4 कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है। तो ये मेन कनेक्शन पेरेंट हो गया, इसके अंदर आप 4 अलग अलग की वैल्यू पेयर दे सकते हो अगर 4 डेटाबेस कनेक्ट होते हैं। अभी मेरे केस में एक ही डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो मैं ये कनेक्शन दे रहा हूं। कल को 2 करूंगा तो 2 दे दूंगा, 3 करूंगा 3 दे दूंगा, समझेगा। ये की वैल्यू पेयर में आपको ऐसे देना है। माई कनेक्शन इज योर कनेक्शन प्रॉपर्टी नेम, ये की हो गई आपकी, और ये उसकी क्या हो गई, अगेंस्ट वैल्यू। ठीक, ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आप चलोगे program.cs के अंदर। अब आपने ये जो कनेक्शन यहाँ पर आपने ये जो कॉन्टेक्स्ट बना दिया और ये जो कनेक्शन बनाया, इन दोनों को लोड कराना है, ठीक है। इन दोनों को लोड कराना है, यानी कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, एस्टैब्लिश करना है, इन दोनों को इंटरकनेक्ट कराना है। तो इसे करने के लिए हमारे पास, क्योंकि उस सेक्शन में इसको कर सकते हैं जहां पर सबसे पहले जो एप्लीकेशन में जो कोड मेरा सबसे पहले चल रहा होता है, मुझे वही करना चाहिए, क्योंकि तभी तो सबसे पहले चलेगा, वो लोड होगा। तो हमें पता है कि हमारी जो बेसिकली program.cs है वो सबसे पहले लोड होती है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें जो होती हैं, जैसा मिडलवेयर सर्विसेज का काम होता है, हमने बताया program.cs में ही करते हैं। तो इसलिए हम इस काम को भी कहाँ करेंगे, program.cs। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सिंपल चीज होगी। यहाँ पर आपको बिल्डर में जाएंगे, यहाँ नीचे सर्विस ऐड करनी है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इस पे जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा। आपकी कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है यहाँ पे, इट्स अ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यही है ये क्लास, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आपको एक कॉलबैक फंक्शन देना होता है। कॉलबैक फंक्शन कैसे देते हैं, ऑप्शंस कोई भी ले लो यहाँ पर, ऐसे ये कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका यूज करेंगे ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, क्या यूज करोगे, यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल सर्वर यूज करना है, ये मेथड होगा, और इस मेथड में हमें पास करना है अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर हम पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग तो आपका appstring.json में है, उसे रीड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसे रीड करने के लिए ऑलरेडी ये जो मेरे पास बिल्डर बना हुआ है ना, बिल्डर के अंदर पहले से ही सर्विस है, बनी हुई सर्विस है, आसानी से रीड कर सकते हैं। कैसे, बिल्डर डॉट अगर आप यहाँ देखेंगे तो मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये मेथड बनी हुई है। इसमें हम क्या पास करेंगे, की पास करेंगे, जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये मेरी की है, माई कनेक्शन जस्ट पास हियर एंड दैट्स इट। ये मेरा एस्टैब्लिश हो गया क्या, ठीक है। अब आपके कॉन्फ़िगरेशन वाले जो स्टेप थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब सबसे पहले यहाँ चलते हैं और EF कोर DB को जरा सा यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेरी लिख के दिखाऊं, sys डॉट मान लो टेबल्स, तो आप देखोगे यहाँ पर अभी के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ मिल रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इस डेटाबेस पूरा क्या है, एम्प्टी है, ब्लैंक। अब एक काम करेंगे, अब हम करेंगे माइग्रेशन का काम, और जो हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स में बनाया होगा वो सब कुछ हम डेटाबेस में क्या करेंगे, जनरेट करेंगे या मैप करेंगे, एक्चुअल मैपिंग हमारी। अब ये काम हम करते हैं कमांड के थ्रू। इसके लिए हमारे पास कमांड क्या क्या है वो कमांड नोट कर लो एक बार, ठीक है। माइग्रेशन कमांड बोलते हैं इसको हम लोग।
माइग्रेशन। नंबर 1 कमांड क्या है? नंबर 1 कमांड है इनेबल माइग्रेशंस। ये आपको केवल एक प्रोजेक्ट में एक बार चलानी है, वंस इन पर फर्स्ट टाइम चलानी होती है। फिर उसके बाद ऐड माइग्रेशन नंबर 3 अपडेट। बस ये 3 कमांड चलानी है। ये तीनों सर एक ही बार दिलानी हाँ? तो एक ही बार दिलानी एक 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 करके एक करके मतलब एक ही बार में कमांड एक ही साथ। ये आपको चलानी है कमांड प्रॉम्प्ट पे, लेकिन यहाँ पर न्यूगेट का कमांड प्रॉम्प्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट का कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, विजुअल स्टूडियो के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट बताता हूँ कैसे चलाना है। ठीक है, चलाते इस कमांड को देखते हैं। सबसे पहले एक कमांड कॉपी किया मैंने। कहाँ चलाओगे आप कमांड को? टूल्स में जाना है और यहाँ पर न्यूगेट पैकेज मैनेजर्स में यहाँ पर देखो एक मिलता है पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक है, पीएमसी में आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको कमांड चला देना। यहाँ पर इनेबल माइग्रेशन पहले मैंने चला दिया, माइग्रेशंस होता है, इनेबल माइग्रेशन नहीं तो माइग्रेशंस होता है। यस लगा देना, नहीं लगाया तो निशान बोल दिया। ठीक है, तो इनेबल हो गया माइग्रेशन, नंबर 1 कमांड हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे? ऐड माइग्रेशन। ऐड माइग्रेशन, अब माइग्रेशन का नाम देना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, M1 दे दिया, आपको तो कोई भी नाम दे दो, आप किसी नाम से ऐड करो। अब माइग्रेशन ऐड होते ही देखो होगा क्या है यहाँ पे, वो चीज समझना जरूरी है तुम्हारे लिए। ध्यान रखना, माइग्रेशन कमांड चलाने से पहले ध्यान रखना कि तुम्हारा एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन में कोई एरर है, कंपाइल टाइम कोई एरर है, तो माइग्रेशन कभी भी चलेगी नहीं। तो माइग्रेशन चलाने से पहले एप्लीकेशन को बिल्ड जरूर कर लेना। बिल्ड कर लोगे पता चल जाएगा। बिल्ड अगर तुम्हारा सक्सेस आता है तभी माइग्रेशन तुम चला सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ देखो, जैसे ही माइग्रेशन कमांड मेरा चला, यहाँ पर एक माइग्रेशन का फोल्डर बन गया होगा, यहाँ पर देखोगे तो, और इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे एक फाइल बन गई है, M1 नाम से ही माइग्रेशन की फाइल बन गई है। ये फाइल है और ये फाइल ऑटोमेटिक खुली हुई है तुम्हारे सामने, यहाँ पर देखते हैं। ये बनाया था माइग्रेशन मैंने। जब कोई माइग्रेशन होता है तो डेटाबेस के अंदर 2 काम होता है, या तो डेटाबेस में कुछ ऐड होगा या डेटाबेस से कुछ रिमूव। ठीक है, तो माइग्रेशन में हमेशा आपका माइग्रेशन 2 मेथड क्रिएट करता है, एक अप एक डाउन। अप एंड डाउन। So up means what you want to add in your database, and down means what you want to remove from your database. तो जो चीज आप रिमूव कर रहे हो वो सब क्या होगा? डाउन होगा। जो ऐड करोगे वो क्या होगा? अप। तो देखो, एक्चुअल में डेटाबेस में अपने आप कुछ नहीं होता है। जब हम माइग्रेशन करते हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? हमारे मॉडल को मैप करता है। अब देखो, इसने अप मेथड बनाई, इस अप मेथड में इसने क्या पूरा लिखा हुआ है? आप मेथड में लिखा इसने माइग्रेशन बिल्डर डॉट क्रिएट टेबल। यहाँ क्रिएट टेबल का कमांड इसने बना लिया हुआ है। टेबल का नाम क्या होगा? ब्लॉक्स, मतलब जो मॉडल का नाम हो गया। कॉलम क्या होंगे उसके अंदर? ये कॉलम हो गए। आइडेंटिटी बना देगा बाय डिफॉल्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टेड बाय, पोस्टेड डेट। ये सब देखो क्या बनाया है इसने, ये पूरा इसने क्वेरी जनरेट कर ली है। अब जैसे ही मैं ये अगला कमांड चलाऊंगा, इस पूरी क्वेरी को ले जाएगा डेटाबेस में चला देगा। ये ऑटोमेटिक डेटाबेस में टेबल वबल क्या हो जाएंगे मेरी, सब क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? सेम देखो, ये कमांड्स ने और बनाई हुई है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट इसमें। ये तो किया मैं बुक्स का भी। तो 2 चीजें ऐड की। अब डाउन में क्या कह रहा है? देखो डाउन में क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है भाई अगर मान लो ब्लॉक्स टेबल या बुक्स टेबल पहले से होंगी तो ड्रॉप कर देना, पहले से होंगी तो ड्रॉप कर देना। डाउन हमेशा क्या करता है भाई, नई कोई चीज बनाने जाएगा तो पुरानी वाली चीज को हटाएगा तभी नया बनाएगा। यस सर।
बट ये कंडीशनल है, होगा तभी रिमूव करेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन दो बन गया है। अब मैं फाइनली अभी भी देखो, अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा कि अभी भी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो सारा कुछ यही हो रहा है। अपडेट अब क्या करेंगे, लास्ट कमांड चलाएंगे, वापस जाएंगे वहीं पर और यहाँ पर क्या चलाओगे, अपडेट डेटाबेस। ठीक है, सक्सेसफुल मेरी कमांड चल गई यहाँ पे। जैसे मेरी कमांड सक्सेसफुल चली है, आप यहाँ देखोगे F5 3 टेबल बनी। ठीक है, तो 2 टेबल तो आपकी है, एक टेबल एंट्री फ्रेमवर्क की अपनी खुद की है जो अपनी हिस्ट्री को मैनेज करेगा। ठीक है, अब ब्लॉक्स और बुक्स टेबल के अंदर आप देखोगे तो सारे कॉलम वही बने होंगे। SP हेल्प अगर मैं आपको चला दिखाऊं ब्लॉक्स को या बुक्स को, देखो सारे कॉलम वही बने हैं जो आपने वहां बनाए। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब देखो। प्राइमरी की वगैरह इसे खुद से लगा दी होगी, आईडी को ऑटोमेटिक प्राइमरी की बना देता है। सेम बुक्स पे भी यही काम किया, यानी इसने टेबल लेवल अपने आप ही क्या किया यहाँ पर। आपको टेबल बनाना पड़ा नहीं, आपने केवल C# से सारा कुछ काम किया, माइग्रेशन किया और आपका टेबल अपने आप बन गया। यही होता है आपका ऑटो मैपर का काम, यही ऑटो मैपर होता है। अब कुछ कंफ्यूजिंग हो, डाउटफुल लगे तो अब खुद आया हुआ है।